हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसमें हम आपको फिजिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला काम, इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण। अब बात को आगे बढ़ा देते हैं अपने। निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण में हमने पढ़ी थी कि एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों का संबंध किसी दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों से कर दिया जाए। किसके लिए? किसी एक ही घटना के लिए। तो उस संबंध को बोलते हैं रूपांतरण समीकरण या निर्देशांक रूपांतरण। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक निर्देश तंत्र है जैसा आप देख रहे हैं यहां पर S, जिसके तीन अक्ष हैं X, Y और Z, जिसका मूल बिंदु है O। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। इस S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, इस S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y, z। अच्छा, x, y, z इसका मतलब क्या है? ये जो डिस्टेंसेस हैं, दूरियां हैं, ये है x और ये है y। इसे हम बाद में लिख लेंगे, अभी एक बार डायग्राम बना देते हैं। जैसे जैसे हमें प्लेस मिलेगा, जगह मिलेगी, वहां लिख देंगे। चलिए, अब हम इनको नाम दे देते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूं E पॉइंट और इसको नाम दे देते हैं B पॉइंट। तो ये एक हमारा निर्देश तंत्र है जो स्थिर निर्देश तंत्र है, हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि कैसा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो इसके साथ किसी कोण थीटा पर इंक्लाइंड है, किसी कोण, निश्चित कोण थीटा से झुका हुआ है, जिसके एक्सिस क्या है? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब ये बात समझने वाली है क्या कि इसका जो जेड अक्ष है वो समपाती है। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इस जेड अक्ष के साथ कंसाइड कर रहा है, समपाती है। अच्छा, ये वाला एंगल मैंने बताया थीटा, निश्चित कोण थीटा से झुके हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये दूरी निकालना चाहूं, ये वाली दूरी, तो बच्चों ये होगी हमारी y डैश और ये वाली दूरी जो है वो क्या होगी? x डैश। इसको भी हम बाद में लिख लेंगे। हम क्या करते हैं, इनको पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, तो ABCD पॉइंट्स आपको पता चल गए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दूरी x है, ये भी x होगी, ये वाली दूरी y है, तो ये OB दूरी भी y होगी, ये y डैश है, कौन सी? BC की बात कर रहा हूँ, तो ये भी क्या होगी? y डैश होगी, कौन सी? BO या OD। अच्छा, ये x डैश है, यहाँ से लेके यहाँ तक OC क्या है? x डैश है, ठीक है। और इधर से PD भी x डैश है। हमारा काम क्या है कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं इसके ऊपर ऐसे। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं E। इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया है E और ये वाला पॉइंट है हमारा F। हमने क्या नाम दे दिया इसको?
एफ नाम दे दिया। चले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये एंगल थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये भी क्या होगा, ये भी कोण थीटा ही होगा। तो कुछ एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम लिख लेते हैं, जैसे पी बी जो है, अच्छा वो कितना है x, और क्या है ओ ए, ये x के बराबर है। इसी तरह से ओ बी बराबर है किसके, ओ बी बराबर है ए पी, इट इज इक्वल टू एन बाई। अच्छा अगर मैं लिखना चाहूं क्या, पी डी, मतलब लिख देते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, पी डी, पी डी जो है वो इक्वल किसके है, ओ सी के, जो कि एक्स डैश के बराबर है। अच्छा इसी तरह से पी सी इक्वल है ओ डी के, और जो कि वाई डैश के बराबर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमें पता चल गई कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, दूसरे को नाम हम देंगे एस डैश, जो जेड अक्ष के अनुदेश, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंसाइड करता है, संपत्ति है एक्स, एक्स डैश के बीच में कोण थीटा है, वाई वाई डैश के बीच में कोण थीटा है, और रूपांतरण क्या है, देखिए दो दिशाओं में हो रहा है, टू डायमेंशनल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2D ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, 2D मैंने इसको लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ ए ई, हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए ई। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ओ ए, और ये वाला पॉइंट क्या है, ई है। बच्चों ध्यान रखना ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ओ ई अपॉन ओ ई अपॉन, अगर मैं ओ ए कर देता हूं तो क्या बनेगा, सोचिए, ये बनेगा cos थीटा, क्या बनेगा cos थीटा, तो ओ ई इक्वल टू ओ ए cos थीटा, और ओ ई इक्वल टू ओ ए कितना है, x है, यहां से देख लो x के इक्वल है, तो ये बन गया x cos। इक्वेशन दे देते हैं उसको, एक नंबर इक्वेशन दे दी इसी तरह से। चलिए अच्छा अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं ए ई अपॉन ओ ए ई अपॉन ओ ए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा। तो ए ई इक्वल टू एक्स साइन थीटा, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो भी कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक ट्राइंगल और ले लेते हैं, ट्राइंगल एफ ए पी, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दें, आपने छोटी सी कैलकुलेशन कर लें तो बड़ा आसान होने वाला है ये। एफ ए पी ये वाला ट्राइंगल हमने लिया। अच्छा एफ ए पी ट्राइंगल में अगर मैं ए एफ अपॉन ए पी कर देता हूं तो ये क्या बनाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह जैसे हमने पहले किया है, सेम कंसेप्ट लगाना है, cos थीटा बनेगा, ए एफ ए पी cos थीटा, और ए एफ इज इक्वल टू ए पी, देखिए कितना है, y के बराबर है, तो मैं लिखूंगा y cos थीटा। ये तीसरी नंबर इक्वेशन। ये इक्वेशंस बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए, चारों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। चलिए इसी तरह से पी एफ डिवाइडेड बाय, भाग देते हैं किससे, हम ए पी से, वही, तो ये बनेगा साइन थीटा, तो पी एफ इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। हमारे पास चार इक्वेशंस आ चुकी हैं। चार इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, चारों इक्वेशंस हमारे पास हैं। एक तो है ओ ई इक्वल टू एक्स कोस थीटा, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है ए इक्वल टू एक्स साइन थीटा,
चौथे नंबर की हमारे तीसरे नंबर की जो इक्वेशन है वो है ए एफ, दैट इज वाई cos थीटा, और लास्ट है पी एफ, दैट इज वाई sin थीटा। ये चारों इक्वेशंस का, इन चारों समीकरणों का उपयोग करेंगे हम और कैलकुलेशन को हम अपनी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब इसको मैं मिटा देता हूँ। वो चार इक्वेशंस जो हमने कैलकुलेट करी हैं, जो हमने निकाली हैं, उनके उपयोग से हमारा काम क्या है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि x और x डैश, y और y डैश, इनमें हम अगर रिलेशन कैलकुलेट कर लें, रिलेशन निकालना, संबंध निकालना है, समीकरण बना दें, इनसे इक्वेशन बना दें, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण। अच्छा, चलिए अगर मैं x डैश लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं x डैश, तो वो जो x डैश है वो किसके इक्वल है? PD के इक्वल है कि नहीं है? PD के इक्वल है कि नहीं है? और जो PD है वो DF प्लस FP है, DF प्लस FP है, इसी का सम है, इसी का जोड़ है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब एक DF जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू OE है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, इसी तरह से ये एक सीधी लाइन है। तो आपको बड़ा क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि ये इसके इक्वल है। या मैं ये कह दूं कि DF जो है वो OE के इक्वल है। दोनों बातें सही हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो हमारा DF है दैट इज इक्वल टू OE, वो किसके बराबर है? OE के बराबर है। तो जो x डैश हुआ क्या हुआ? OE प्लस FP या PF, ये की बात है। अच्छा, OE की वैल्यू देखिए क्या है? x cos थीटा। तो मैंने क्या लिखा? x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस PF या FP y sin। 5 नंबर समीकरण आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसी तरह से मैं निकाल लेता हूं क्या? सिमिलरली एक काम हम कर लेते हैं, वो कौन सा काम है? y डैश। अब आप देखिए ध्यान से, जो y डैश है ये दूरी और ये दूरी बराबर है। मतलब अगर मैं FE लिखता हूं या PC लिखता हूं तो वो क्या है? वो y डैश के बराबर है। पर y डैश को मैं अगर लिख दूं PC तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि PC जो है वो EF के इक्वल है, अभी मैंने बताया जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये लेंथ, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है, तो अगर ये y डैश है तो ये भी क्या होगी? y डैश होगी। ठीक है, तो मैंने इसको EF के बराबर लिख दिया। PC को EF के बराबर लिखने का कारण क्या है कि हमें संबंध चाहिए y डैश और y में। तो हमें y तो ये दे देगा और इसी के अंदर y डैश है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन, गणना करना आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर मुझे EF कैलकुलेट करना है तो AF में से AE अगर माइनस कर दूं, AF माइनस AE अगर मैं कर दूं, यहां से लेके पूरा यहां तक AF है, इसमें से इतना माइनस कर दें, AE को माइनस कर दें, तो ये लेंथ आ गई। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब ये हमने क्यों निकाला है? क्योंकि हमें AF की वैल्यू मालूम है क्या? y cos थीटा।
माइनस ए ई कितना है एक्स साइन थीटा। ये आ गई हमारे पास समीकरण 6। तो हमारे पास दो इक्वेशंस और आ गई, 5 नंबर और 6 नंबर। हमने क्या निकाल लिया, एक्स डैश एक्स वाई, यानी यहाँ एक्स डैश डैश वाली और यहाँ विदाउट डैश, यानी ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है और ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। डैश जो लगा हुआ है वो क्या है, वो इसके लिए है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पी की जो कोऑर्डिनेट है वो एस डैश में कितने हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। कुछ बुक्स में कोऑर्डिनेट पी के जो है वो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश लिखे होंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि जेड और जेड डैश एक दूसरे को कंसाइड करते हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती हैं तो मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के बराबर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। रीअरेंज करके लिखने से मतलब क्या है कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस, मैं लिखना चाहता हूं कोण, कौन सा, थीटा। तो थीटा कोण देखो कौन सा है, एक्स ओ एक्स डैश। एंगल कौन सा है, एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स, एक ही बात है। तो मैं लिखूंगा एक्स डैश ओ एक्स, ये मैंने कोण लिख दिया। ये थीटा बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना जी, ये थीटा बन गया। प्लस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं अभी, प्लस वाई साइन, अच्छा साइन मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, कोसाइन लिख रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं लूंगा एक्स डैश ओ वाई, मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा। ऐसा क्यों किया, आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं, ऐसा हमने क्यों किया है। देखिए एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, यही बनेगा। अच्छा इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूं y डैश, तो यहां ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले मैं लिखूंगा इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को विद नेगेटिव साइन मैं पहले लिखने जा रहा हूं। कैसे, x cos y डैश ओवर x, साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है कॉस में, कि भाई अगर मैं लिखता हूं y डैश ओ एक्स, तो 90 प्लस थीटा हो गया। अब ये पहले वाला लिख देते हैं, ये रहा cos y डैश ओवर, ये तो थीटा ही है, ये तो थीटा ही है। थीटा को मैं क्या लिखूंगा, y के लिए ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा है और इसके परपेंडिकुलर हमने डाला है, लंब डाला है, तो ये भी क्या है, थीटा है। तो ये, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, z डैश इक्वल टू z। तो इक्वेशन 7, 8 और 9, समीकरण 7, 8 और 9 निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतरण को बताती है। इट इज द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, coordinate transformation for an inclined frame of reference with respect to a stationary frame of reference। यदि किसी एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र थीटा कोण पर झुका हुआ है, एक निश्चित कोण पे झुका हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इस तरह से दी जाती है। ये तो हमने बात की थी 2D, मतलब द्विविमीय, दो डायरेक्शन, x और y दो डायरेक्शन जो हैं उसकी बात करते हैं। अगर 3D हो, अगर यही 3D हो, तीनों दिशाएं हो, तीनों डायरेक्शंस हो, तो जो हमारी इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएंगी, हम उन इक्वेशंस को, इन्हीं इक्वेशंस को देख के लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं अब किसमें, हम बात कर रहे हैं 3D में, त्रिविमीय 3D में हम बात कर रहे हैं, इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दो इक्वेशंस से ही, सिमेट्री से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा आसानी से 3 डायमेंशनल
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पोजीशन के लिए, स्थिति के लिए निकाल लेंगे हम लोग। देखिए तो 3D के लिए क्या होगा, तीनों एक्सिस में थोड़ा छोटा डायग्राम बना देता हूँ, अंडरस्टूड हो जाएगा आप लोगों को। ये x है, ये y है और ये z है, ये ऐसे है, ये s फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा थीटा एंगल पे x डैश, थीटा एंगल पे y डैश और थीटा एंगल पे z डैश। ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। देखिए चलते हैं आगे, क्या है, x डैश इज इक्वल टू x cos x डैश ओवर x प्लस y cos x डैश ओ y प्लस z cos x डैश ओ z। ठीक है, इसी तरह से y डैश को अगर हम लिखेंगे तो x cos y डैश ओ y प्लस y cos y डैश ओ x, y प्लस z cos x डैश ओ z, इक्वेशन 11। ठीक है, सिमेट्री से लिखेंगे। इसी तरह से अब z डैश और z संपाती नहीं, अब इनके बीच में भी कोई ना कोई कौन है, z डैश और z कंसाइड नहीं कर रहा है, तो z डैश इज इक्वल टू x cos z डैश ओ x, y cos z डैश ओ y, z cos z डैश, इक्वेशन 12 नंबर समीकरण तक पहुंच गए। अच्छा जी, अब यहां पर हम एक बेसिक प्रॉपर्टी को लगाने वाले हैं। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, वो बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि अगर यहां एकांक सदिश i कैप है, यहां j कैप और यहां k कैप, इसके लिए i डैश कैप, j डैश कैप और इसके लिए k डैश कैप है, यानी i और i डैश, j j डैश, k k डैश। तो i j k तो s निर्देश तंत्र के लिए x y z डायरेक्शन को डिनोट करता है, और i डैश j डैश k डैश ये क्या बताते हैं, ये x y z डायरेक्शंस को बताते हैं फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं लिखता हूं cos x डैश ओवर x, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, तो है क्या भाई, इन दोनों के बीच में तो एंगल है, किस किस के बीच में, i और i डैश के बीच में। तो मैं अगर लिखता हूं i डैश कैप डॉट i, तो ये क्या बनेगा, cos थीटा ही तो बनेगा भाई, cos थीटा ही, तो ये क्या बनाएगा, मॉड ऑफ i डैश 1 मॉड ऑफ i 1 cos थीटा, जितना एंगल है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमें क्या देगा, ये दे देगा हमें कोई ना कोई वैल्यू cos थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये आंसर कितना आने वाला है। सपोज एंगल 0 है तो 1 आ जाएगा, फिर एंगल 30 है, 45 है, 60 है, 90, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। तो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज मिलेगी हमें। हम ये मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है, A11 है, एज्यूम किया हमने, मान लिया है कि वो वैल्यू क्या है, A11 है। इसी तरह से अगर मैं cos x डैश ओ y को एज्यूम कर लूं, वो मुझे क्या देगा, वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे दे देगा i डैश डॉट j, वो मुझे दे देगा A12। फिर मैं मान लेता हूं x डैश ओ z, वो है i डैश k कैप, वो मुझे दे दिया I13। इस तरह से मैं क्या करूंगा, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा, इसकी 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 ये इन सब वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर लूंगा और वो सारी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो सो ऑन, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे।
भाई पहले वाले के लिए ले लिया, फिर दूसरे वाले के लिए, फिर तीसरे वाले के लिए, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, सबके लिए हम क्या कर देंगे, अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। जब अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, एक्स डैश इक्वल टू, ये तो रहा भाई हमारा x और a11, इसी की वैल्यू a11 निकाली थी, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, फिर y a12, फिर z a13। कोई कष्ट वाली बात है नहीं। 13th इक्वेशन दे देते हैं इसको नाम, और y डैश इज इक्वल टू x a21, एलिमेंट्स बना रहा हूँ इसको अलग अलग एलिमेंट्स में, 2 2 z 2 3। फिर हम बात करते हैं z डैश की, x 31, y 32, z a33, 15। इस तरह से हमने क्या कर दिया, सारी इक्वेशंस को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे हमने, उससे हमारी कुछ ना कुछ वैल्यूज आ गई, उनको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, x डैश y डैश z डैश, ये सबको मालूम होगा कि a11, a12, a13, a21, a22, a32, a23, और इसी तरह से a31, a32, a33, और यहाँ लिख देंगे x y z। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, या मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, और इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको। इसको बोलते हैं घूर्णन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन, रोटेशनल मैट्रिक्स। ये क्या है, ये रोटेशनल मैट्रिक्स है। तो एक हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, घूर्णन मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने पोजीशन का, स्थिति का रूपांतरण ज्ञात कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब इन्हीं तीनों का उपयोग करके हम क्या करेंगे, आगे की कैलकुलेशन करेंगे। इन तीनों को रख लेते हैं और बाकी को मिटा दिया जाएगा, बिल्कुल मिटा दिया जाएगा। अब हम करेंगे वेग का रूपांतरण। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, ये कांस्टेंट्स हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो अब स्थिति से अगर वेग निकालना होता है तो हमारा काम क्या होता है, dx डैश बाय dt, dx बाय dt a11, dy बाय dt a12 प्लस dz बाय dt a1। इसको मैं अगर लिख देता हूं u डैश, तो ये क्या बन गया, u x a11, u y a12, u z a13, 16 या 17 u x। इसी तरह से इसका क्या बनेगा, u y डैश u x 21, u y 22, u z u z डैश u x 31, u y 32, u z 33। इस तरह से हमने वेग का रूपांतरण निकाल लिया, इसका अवकलन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया और इसका डिफरेंशिएशन किया। तीनों डिफरेंशिएशन से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
वो कैसे होगा? बड़ा आसान सा काम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? डी यू एक्स डैश बाई डी टी प्लस सॉरी इक्वल टू डी यू एक्स बाई डी टी ए वन वन डी यू वाई बाई डी टी ए वन टू डी यू जेड बाई डी टी ए वन। इसको अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स डैश, ये बन गया है ए एक्स ए वन वन ए वाई ए वन टू ए जेड ए वन थ्री। साथ ही क्या होगा? टू वन। तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा और बड़ा आसानी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। घबराना नहीं है, बहुत सारी इक्वेशंस बन रही हैं तो इससे ए एक्स ए वाई ए जेड, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा आसानी से आप इनकी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, इसकी मैट्रिक्स भी बन सकती है, इसकी मैट्रिक्स भी बन सकती है। अगर आप बीच में मैट्रिक्स फॉर्म लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं भी लिखते हैं तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हमसे ज़्यादातर हमारे परीक्षाओं में ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण है, रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पूछी जाती हैं। हम इतना लिख देंगे, हमारे मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाने वाले। अब इसमें छोटी सी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है? क्वेश्चन फ्रेम होता है कि निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र, जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका है निश्चित कोण से, वो भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। ये सिद्ध करना है, मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये बताना पड़ेगा कि a इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल था, ये मान के चले अपने। S डैश उस पे किसी निश्चित कोण से झुका हुआ है, मतलब निश्चित कोण पर इंक्लाइंड है, किसी सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड है। तो इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ए एक्स इक्वल टू जीरो, ए वाई इक्वल टू जीरो, ए जेड इक्वल टू जीरो। ये बात मुझे कैसे पता चली? भाई हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए इक्वल टू जीरो किसके लिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, है ना। तो ए है क्या? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ही तो है। तो सब इंडिविजुअली जीरो होंगे तभी तो ए इक्वल टू जीरो हो सकता है। ए वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये तो होता है। अब ये इंडिविजुअली जीरो जब होंगे तभी तो ए इक्वल टू जीरो होगा। इट मींस ए एक्स ए वाई ए जेड ये जीरो है। जब ये जीरो है, यहाँ 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 सब जगह वैल्यू रखो। जब हम सब जगह वैल्यू रखेंगे तो ए एक्स की वैल्यू क्या थी? जीरो। ए वाई की वैल्यू क्या थी? जीरो। और इसी तरह से ए जेड डैश की वैल्यू क्या थी? तो ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड डैश तीनों जीरो आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? एस डैश इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एस डैश भी जड़त्वीय होगा। अगर एस जड़त्वीय है तो एस डैश भी क्या होगा? जड़त्वीय होगा। तो बच्चों इसे आप ध्यान से पढ़ लें, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।